हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम विद्युत धारा वाला जो अध्याय है इसके जो भी हिंदी मीडियम की किताब में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस पेज नंबर 246 पर हैं। ठीक है जी। तो जो आपकी समरी है, जो आपका उसमें संक्षिप्त में दे रखा है, उसके बाद ये अभ्यास यहाँ से चालू हो रहा है। इसके मैं एक क्वेश्चन करके लेता जाऊँगा। तो उम्मीद है आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो मैं पहले पढ़ देता हूँ कि कोई आर प्रतिरोध का कोई तार था, उसको कितने टुकड़ों में तोड़ दिया आपने? 5 में। ठीक है जी। तो उनको 5 अलग अलग हिस्सों में काट दिया। तो जो आर नाम का प्रतिरोध था, अब वो क्या होगा? आर बटा 5, आर बटा 5 है ना। 5 हिस्से कर दी ना बेटा आपने, लंबाई आपने 5 हिस्सों में तोड़ दी, तो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। तो आर के प्रतिरोध को 5 बराबर भागों में काट दिया। अब इन सारे जो 5 टुकड़े हुए, 1 2 3 4 5, इनको तुमने पार्श्वक्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ दिया। उस पार्श्वक्रम का तुल्य प्रतिरोध है आर डैश। ठीक। तो वो आर बटा आर डैश का अनुपात पूछ रहा है। तो आर बटा आर डैश कितना होगा ये भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। तो पहले आप क्वेश्चन समझ लें। तो आर प्रतिरोध को 5 बराबर टुकड़ों में काटा। तो ये आर प्रतिरोध को जब 5 बराबर टुकड़ों में काटोगे तो हर टुकड़े का प्रतिरोध आर बटा 5, फिर आर बटा 5 दूसरे का, तीसरे का आर बटा 5, 5 अलग अलग टुकड़े हो गए। तो हर एक का प्रतिरोध ही हो गया। इन सभी को यानी इन पांचों को आपने फिर से समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम में जोड़ने पे उनका तुल्य प्रतिरोध आर डैश है ना, आर के ऊपर डैश लगा दिया इस तरह से। अब इसका अनुपात हमें निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले इन सबको अपन पाश क्रम में जोड़ते हैं, ये जो 5 दिए गए हैं। ठीक। तो मैंने आपको पहले ही बताया था पाश क्रम में क्या करते हैं कि उल्टा करके जोड़ते हैं। तो उल्टा करके मैं इन सबको जोड़ता हूं। ठीक। तो आपको बताया था उल्टा करके जुड़ता है ना जी। शायद आपको याद हो फॉर्मूला भी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश जितने भी हों, फिर इससे उनका तुल्य प्रतिरोध भी उल्टा करके लिखा जाता है। ऐसे करके मैंने सूत्र बताया था, उम्मीद है आपको याद होगा। तो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में उल्टा करके जोड़ते हैं। आइए, तो पहला प्रतिरोध है आर बटा 5। तो प्रतिरोध को उल्टा करके जब आर बटा 5 लिखोगे यहां पर, समझ रहे मेरी बात, तो 5 ऊपर चला जाएगा, आर नीचे आ जाएगा। समझो बात को, उल्टा करके लिखना है ना, यानी आर बटा 5 को उल्टा करके लिख दो आप। ठीक। नहीं समझ में आता फिर मैं कोशिश कर लेता हूं। 1 बटा पहला प्रतिरोध कौन है? आर बटा 5। तो ये जो 5 है वो जंप करके किधर चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। उसके चलते इसका मान कितना हो जाएगा? 5 बटा आर। एक बार फिर कोशिश कर लूं तो R1 का मान कितना है आपका? आर बटा 5। देखो, जो पहला प्रतिरोध है इसको हम R1 कह रहे हैं, उसका मान है आर बटा 5। पर आपको R1 नहीं चाहिए, R1 का क्या चाहिए? उल्टा चाहिए। तो R1 को उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/R1 किसके बराबर हो जाएगा? 5 बटा आर के बराबर। ठीक है, चलिए। तो 5 बटा आर, फिर दूसरा भी क्या हो जाएगा? 5 बटा आर। ऐसे ही तीसरा भी कितना हो जाएगा? 5 बटा आर। इस तरीके से उनको 5 बार जोड़ लिया। ये लीजिए 5 बार लिख के अब इनका तुल्य प्रतिरोध भी हम निकाल देते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध जो है वो आर डैश से उसने दिखाया है। अब इन सबको जोड़ो। देखो एक से है ना, ये सारे के सारे समान है। तो 5 बटा आर कॉमन में आ जाएगा। 5 बटा आर का आप बाहर निकाल लो, अंदर क्या आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। 5 है ना ये, तो 5 बार ये एक आ जाएगा। 1 2 3 4 5। ठीक है। और ये किसके बराबर हो गया? 1 बटा आर डैश, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध को उसने क्या माना है? आर डैश माना है। चलिए फिर देखते हैं। तो इन सबको जोड़ लीजिएगा। जोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना तो आप सबको बहुत अच्छे से आता है, आप सब एक्सपर्ट हैं। तो ये 5 आया, एक 5 बाहर है, तो 5 25। 25 बटा आर इज इक्वल टू 1 बटा आर डैश। यहां तक भी हम पहुंच गए। पूछा क्या है इसने? आर बटा आर डैश। ठीक है। तो आर ऊपर चला जाएगा, वज्रगुणन कर दो, है ना, मतलब आर को उधर ले जाओ। तो जैसे ही आर को उधर ले जाओगे, आर ऊपर चला गया, नीचे तुम्हारा क्या हो गया? आर डैश।
तो ये किसके बराबर हो गया? 25 के बराबर हो गया। ये लीजिए, तो डी आंसर आ जाएगा इसका। देखो डी आंसर में 25 दे रखा है ना, तो काफी बड़ा बड़ा लिखा है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। अब दूसरा सवाल करेंगे, इसको आप उतार लें। तो 5 टुकड़ों में काट लिया, तो आर जो है वो r/5 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 करके हो गए। पार्श्व क्रम में या सामंत क्रम में मैंने आपको बताया था प्रतिरोधों को उल्टा करके जोड़ा जाता है, तो ये उसका सूत्र था। ठीक है जी, तुल्य प्रतिरोध कितना दे रखा है उसने सवाल में दे रखा है r', तो तुल्य प्रतिरोध की हमने r' दिखा दिया। इन सबको उल्टा करके जोड़ रहे हैं, पर 5/r को बाहर कॉमन में ले लिया, या आप जैसे भी जोड़ना समझते हैं, तो इसको जोड़ लेंगे तो सब जगह एक 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 कॉमन में आ जाएगा। ठीक है जी, तो 5 5 25 25/r = 1/r', फिर r ऊपर चला जाएगा, r/r' 25 के बराबर हो जाएगा। यही तो पूछा सवाल में। देखिए आप लोगों के लिए इतना बड़ा इलाज करके दिखा रहे हैं मैक्सिमम जो है, तो सवाल में यही पूछा है r/ ये r' है। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 पढ़ लें वो आप, ये वाला कर रहे हैं ओपन। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को, तो विद्युत शक्ति को हम किससे दिखाते आए हैं? P से। ठीक है, तो P के फॉर्मूले कौन कौन से हैं? मेन फॉर्मूला तो याद रखें कम से कम। तो P का मेन फॉर्मूला क्या है? VI। उसके बाद तो ओम्स लॉ लगा दें। ओम्स लॉ क्या है आपका? V = IR। तो जैसे V = IR रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? I²R। ठीक है जी, तो यहां तो हमने V को भगाया था, V की जगह हमने क्या लिखा था? IR। अब की बार मैं I को भगा देता हूं, तो I को भगाने के लिए यहां पर क्या लिखेंगे? V/R। तो जैसे V/R लिखोगे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? V²/R। तो देखो VI तो मुख्य सूत्र, ये भी V²/R आई गया, और ये I²R भी आपको दिखाई दिया, यानी ये गलत है। ठीक है जी, नहीं चुनना है ना आपको। नहीं कौन सा नहीं है? ऑब्वियसली नहीं कौन है? बी आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो IR² जो है, IR² का पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक, अब क्वेश्चन 3 देखेंगे, आप अपनी किताब में भी देखते चलो। हटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल मैं पढ़ता हूं। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक रेटिंग है, इतनी शुद्ध हिंदी मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को भी आती होगी, उस पर लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है, तो किसी विद्युत बल्ब को आप बाजार से खरीद के लाइएगा, जो 10-12 रुपए का पीली रोशनी का बल्ब आता है, उसको वाकई में लिखा होता है। आप कांच में ऊपर की तरफ पढ़िएगा कि उस पर लिख रहा है 220 वोल्ट 100 वॉट, यानी बल्ब बनाने वाली कंपनी कह रही है कि तुम मुझे 220 वोल्ट दोगे। जैसे भारत में एक साधारण तौर पे 220 वोल्ट की बिजली आती है। अब ऊपर नीचे हो तो उसमें मैं भी क्या कर सकता हूं? 220 वोल्ट सरकार ने मानक तौर पे बोला है कि हम इतनी बिजली, इतनी वोल्टेज की या विभवांतर की बिजली घरों पर देंगे। तो बल्ब की रोशनी भी उसी बात, बल्ब की कंपनी भी उसी बात को मानते हुए कह रही है कि यदि मुझे वाकई में 220 वोल्ट मेरे बल्ब को मिली तो मैं 100 वाट से चमकूंगा। तो बल्ब क्या 100 वाट से चमकेगा, ये कहना चाह रहा है। तो अनुमतांक बहुत ही क्लिष्ट हिंदी का शब्द है। रेटिंग यानी उस पर क्या लिखा हुआ है, जैसे होता नहीं 100 रुपए के नोट पर लिखा होता है, रिजर्व बैंक के गवर्नर क्या बोलते हैं कि मैं धारक को, धारक मतलब जो जिसके पास 100 का नोट है, कि मैं धारक को भारत सरकार की तरफ से 100 रुपया देने का वचन देता हूं। वैसे ही बल्ब पर भी यही लिखा होता है बल्ब की कंपनी द्वारा कि यदि तुम उसे 220 वोल्ट दोगे बल्ब को तो वो 100 वाट से चमकेगा। अच्छा ठीक है यहां तक। अब किसी वजह से वोल्टेज या विभवांतर कम हो गया, पहले यहां तो 220 दिखाया है, वो कह रहा है कि नहीं भाई किसी वजह से आंधी तूफान आ गया था या कोई भी वजह रही थी या कहीं वेल्डिंग हो रही थी या कोई बड़ा बिजली का काम हो रहा था, तो आपके घर पर अब बिजली 110 वोल्ट ही आ रही है। तो 110 वोल्ट यदि घर पर आपकी बिजली आए तब बल्ब कितनी शक्ति से जलेगा, ये सवाल है। तो वो बल्ब जो 220 वोल्ट पर 100 वाट का वादा करता है, उसको यदि आप 110 वोल्ट देंगे तो वो कितनी शक्ति से जलेगा, ये हमारा सवाल है।
उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो गौर करिए, बल्ब नहीं बदला। अब देखो मैं आपसे साफ साफ बोलूं, बल्ब नहीं बदला, वोल्टेज बदल गई है सिर्फ। तो बल्ब समान रहा। और मैंने आपसे हर बार ये बात बोली है, बिजली का कोई भी उपकरण, बल्ब, फैन, एसी, ये किसको बताते हैं? प्रतिरोध को। यानी जितने भी सूत्र आपने याद किए हैं उसमें बल्ब, एसी, बिजली का कोई भी चीज जो यंत्र होगा वो एक्चुअली प्रतिरोध को बताता है। यानी मैं कहना चाह रहा हूं प्रतिरोध नहीं बदला, बल्ब नहीं बदला मतलब प्रतिरोध नहीं बदला। इस लाइन को मैं लिख भी दे रहा हूं, बल्ब नहीं बदला, बल्ब वही है, इसका मतलब प्रतिरोध R वही है, प्रतिरोध R नहीं बदला। तो चाहे आप 220 वोल्ट दे रहे हैं, चाहे आप 110 वोल्ट दे रहे हैं, बल्ब एक सा ही है, वही बल्ब है जो पहले था, वही बल्ब अब है। यानी इस सवाल में प्रतिरोध तो समान बना रहा है। ठीक, तो बदला क्या है? वोल्टेज बदला है। ठीक, आइए, तो मैं सूत्र कौन सा लेके आने जा रहा हूं? मैं सूत्र लेके आने जा रहा हूं P = V² R का। ये सूत्र मैं लेके आऊंगा। क्यों लेके आऊंगा? क्योंकि शक्ति दे रखी है और वोल्टेज दे रखा है, तो मुझे R मिल जाएगा। गौर करिए, तो शक्ति दे रखी है 100 वाट, है ना। तो अब मैं सूत्र को फिर से लिखता हूं। तो ये प्रतिरोध लिख दिया, तो R इधर चला गया, तो इधर क्या जाएगा? V²/P, क्योंकि ये तो समान रहा है आपका, है ना। तो मैंने R के पदों में ही शक्ति को लिख लिया। ये शक्ति है, ये विभवांतर है। ठीक है जी, आइए, तो पहले विभवांतर कितना है यहां पर? 220, तो 220 का स्क्वायर लिख दिया। शक्ति कितनी है उसकी? 100 वाट। ओके, तो ये मैंने कहां तक लिखा? इसका हिस्सा लिखा मैंने। ठीक, तो ये मैंने सवाल में जो गोला घुमाया है वहां के आंकड़े इसमें रख दिए हैं। फिर वो कहता है कि नहीं, अब 110 वोल्ट पे प्रचालित करेंगे। भाई करो। तो ये तो पुराना मतलब यहां से लेके आया। अब मैं इसको 110 वोल्ट वाला यहां पर लिखता हूं। तो वोल्टेज कहां पर लिखेंगे? ऊपर। तो 110 का स्क्वायर, और ये तुम्हारी हो गई अब नई शक्ति। ये लीजिए, ये तो पुरानी शक्ति थी, अब ये नई शक्ति है। दोनों को बराबर क्यों लिख दिया? क्योंकि बल्ब का प्रतिरोध तो वो को भी बना हुआ है। तो R = V²/P। ठीक है जी, तो हम कर क्या रहे हैं सवाल में? R = V²/P। ये वाला सूत्र अपन पुराना यानी ओल्ड के लिए और नए के लिए लगा रहे हैं। V²/P, ये हो गया नया। नया क्या है? नया वोल्टेज 110 है, पुराना वोल्टेज कितना था? 220 था। तो ये सूत्र पहले पुराने के लिए लगाया, फिर उसको नए के बराबर रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि बल्ब नहीं बदल रहा है आपने, बल्ब वही रखा है, तो प्रतिरोध समान बना रहेगा। ठीक है जी, बस इससे आप जानते हैं 110 से 220 कितनी बार कटेगा? 2 बार। पर क्योंकि वर्ग है इसलिए क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो देखो मैं फिर से अब लिखता हूं। तो नई शक्ति P नई, इसको मैं उधर ले आ रहा हूं। तो P नई शक्ति किसके बराबर हो जाएगी? 100 तो इधर आ जाएगा, वज्रगुणन कर लेना। 100 तो इधर आ जाएगा, फिर इधर क्या है आपका? 110/220 का वर्ग। तो ये इससे कितनी बार कटेगा? 2, पर वर्ग है तो कितना हो जाएगा आपका? 4। तो 100/4 होगा, जिसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 25 वाट। तो आगे कुछ भी नहीं है, बस गुणा आप यहीं पे ठीक से कर लें तो ये आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूं क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, 12वीं में भी यही चलता है। तो जरा देखिएगा, मैं इसको फिर समझा दे रहा हूं, जिसको टेढ़ा पढ़ने में परेशानी है। ये V²/P, ये मैं पहले लगा दूंगा ओल्ड यानी पुराने के लिए, फिर ये का ही सूत्र मैं लगा दूंगा V²/P नए वोल्टेज के लिए, है ना। ये पुराने वोल्टेज के लिए, नए वोल्टेज के लिए, दोनों को क्यों बराबर कर दिया? क्योंकि बल्ब नहीं बदला है, बल्ब समान है, यानी उसका प्रतिरोध वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक, तो पुराना वोल्टेज कितना है? 220। पुरानी शक्ति कितनी है? 100 वाट, है ना। इस पे स्क्वायर लगा दो, इधर आ जाओ। नई वोल्टेज कितनी रखी है? 110, उसका लगा दिया स्क्वायर। नई शक्ति ये P N करके लिख दो, न्यू शक्ति। ठीक है जी, काट लो। 110 का स्क्वायर इसको 4 बार काट देगा, या 110 से 2 बार कटेगा
2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा, बस आ गया आंसर, खत्म कहानी। तो नई शक्ति जो है Pn से दिखा रहा हूं वो आपकी कितनी हुई, 25 वाट हो गई। उतारिए इसको आप। लिख लिया? तो क्वेश्चन 3 एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो इवन बड़ी क्लासों में 12वीं वगैरह में भी मैंने इसको देखा है। तो 220 वोल्ट पे चलने वाला बल्ब जब 110 वोल्ट पर आ जाता है तो उसकी नई शक्ति आपको की गणना करनी है। क्वेश्चन का सार बस इतना ही है कि बल्ब समान है यानी उसका प्रतिरोध समान है, तो हम R का सूत्र 2 बार V² P पुराने वाले के लिए इक्वल टू V² P नए वाले के लिए करके ये 25 वाट तक पहुंच जाएंगे। अब अपन चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन अब आप देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन, 2 चालक तार जिनके पदार्थ दे देगा, मतलब धातु दे दी, यानी उसकी प्रतिरोधकता, लंबाई जिसको कि हमने सूत्रों में L से दिखाया था, तथा व्यास आप समझते होंगे, जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे लिखा जाएगा, पाई गुणित त्रिज्या का स्क्वायर। पर व्यास है तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा, पाई, ये व्यास को लिखा d से, उसका आधा कर दिया तो त्रिज्या बन जाएगी। तो 2 चालक तार जिनके पदार्थ यानी प्रतिरोधकता, लंबाई यानी कि L और व्यास यानी कि A4 क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकल आता है उससे। अब वो समान है तो हमें इतना कुछ सोचना नहीं है, वो तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। 2 चालक तार जिनके ये सब समान है, इनका मतलब उसका प्रतिरोध भी दोनों के समान होंगे, बस इतनी बात कहना है, खत्म कहानी हुई। क्योंकि R जो क्या होता है वो ρL/A होता है, ठीक है। तो पहले तार के लिए जो रो रखोगे यानी ये वही दूसरे के लिए रखोगे, क्योंकि एक ही धातु के बने हैं, दोनों की लंबाई भी समान है, दोनों का व्यास समान है, मतलब उनका क्षेत्रफल भी समान है, इतनी बात समझे आप। तो 2 चालक तारों की त्रिज्या या व्यास समान है, इसका मतलब उनका अनुप्रस्थ काट का भी क्षेत्रफल समान है। अब सब समान है तो जो पहले का प्रतिरोध होगा वो का वही दूसरे का प्रतिरोध होगा। तो पहले उनको लगाया है श्रेणी क्रम में, फिर उनको लगा दिया है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में। अब जोड़ के दिखाता हूं मैं आपको। तो उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात बताओ। तो उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात बताओ। तो ये तो हो गया सवाल। आइए अब क्या करना है। तो 2 तार हैं, पहले उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो R + R आप अच्छे से जानते हो कितना होता है, 2R, है ना। ये तो हो गया श्रेणी में। अब अपन ने उनको जोड़ दिया समांतर या पार्श्व क्रम में। तो पार्श्व क्रम में क्या करते हैं, उल्टा करके जोड़ते हैं, 1/R + 1/R = नया तुल्य प्रतिरोध को चलो डैश से दिखा दिया। तो इसको जब आप जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो R और R तो कॉमन, यानी ये ऐसे आ जाएगा, फिर ऊपर क्या आएगा 1 + 1। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, इन दोनों को जोड़ लिया तो ये कितना हो जाएगा 2/R। इसका मतलब R' क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक तार के प्रतिरोध का जस्ट आधा। तो ये हो गया तुम्हारा समांतर क्रम में। इस गणना को आप जब तक देख लें। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध हमको ये मिल गया, समांतर में हमको ये मिल गया। अब सवाल करते हैं अभी। तो श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़ दिए जाते हैं।
समांतर क्रम में उल्टे करके जोड़ते हैं, ये आपको हमने कई बार बताया। तो जब श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़ दिए तो दोनों चालक तार का प्रतिरोध R प्लस R 2R हो गया। पार्श्व क्रम में उल्टा करके जोड़ेंगे, है ना, है ना, उल्टा कर देंगे, 1/R प्लस 1/R इक्वल टू तुल्य प्रतिरोध। तो 1/R प्लस 1/R कितना हो जाएगा, 2/R हो जाएगा। यानी पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध जो है वो R/2 हो जाएगा। तो इसमें तो 2 से गुणा कर रहे हो, इसमें 2 से आप भाग दे रहे हो। ठीक, अब निकालना क्या है, ये तो हमने श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल लिए। अब वो कह रहा है उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है, तो उत्पन्न ऊष्मा के लिए अब हम देखते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में वो लगाए गए, तो जब विद्युत परिपथ में लगाए गए तो हम ये मान रहे हैं कि V उनका समान है ना। तो हमने ये माना कि उन दोनों प्रतिरोधों को किसी बिजली के सॉकेट में लगाया गया तो उनका V समान माना जाएगा। तो V समान मानते हुए क्या सूत्र आएगा, ये देखिए, क्योंकि धारा तो समान हो नहीं सकती, क्योंकि जब प्रतिरोध घट जाएगा तो क्या होगा, धारा बढ़ जाएगी उल्टा। इसका मतलब एक यही है कि उनका विभवांतर समान होगा, क्योंकि जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो फिर से सॉकेट में लगाया, जब उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया तो फिर से सॉकेट में लगाया। तो सॉकेट में क्या होती है, भारत सरकार कितनी देती है, वही 220 वोल्ट देती है। तो यानी कि V समान हो गया, तो क्या हो गया, जो ऊष्मा है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो गई, इतनी सी बात है। तो जो ऊष्मा है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो गई। ठीक है जी। अब समय के बारे में कुछ नहीं है तो हमको टीवी समान मानना पड़ेगा। तो टीवी क्या लिया जाएगा, समान ही लिया जाएगा। तो फिजिक्स में ऐसा होता है, जब नहीं दिया जाता तो उसको समान मानते हैं, तभी तो हम तुलना कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं। तो सवाल पढ़ेंगे तो पहले कौन सा क्रम दिया है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम की ऊष्मा और पार्श्व क्रम की ऊष्मा को आपको लिखना है। चलिए, तो क्या सवाल के पैसे बनेगा, H यानी श्रेणी क्रम की हीट बटा पार्श्व क्रम की ऊष्मा इक्वल टू क्या आएगा, देखो एक दूसरे के ये ऊष्मा के लिए क्या प्रतीक लेते हैं हम, H लेते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो जब श्रेणी क्रम की ऊष्मा लिखिए तो यहां पर क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम का प्रतिरोध जो कितना है 2R, देखो व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो श्रेणी क्रम का ऊष्मा लिखते वक्त श्रेणी क्रम का प्रतिरोध किधर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, सामने नहीं लिख सकते। यदि अनुक्रमानुपाती होती तो सामने लिखते। तो अभी इसके संगत यहां आएगा, ऐसी पार्श्व क्रम के संगत वहां जाएगा। तो पार्श्व क्रम के संगत कितना है, R/2, R से R कट ही जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, 1/4। तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध ज्ञात करें, फिर श्रेणी के क्रम में जो ऊष्मा पैदा हुई उसके लिए श्रेणी क्रम का प्रतिरोध नीचे लिखेंगे। देखो, तो श्रेणी क्रम के संगत ऊष्मा के लिए श्रेणी क्रम का प्रतिरोध नीचे लिखा। पार्श्व क्रम के लिए, क्योंकि ये खुद ही नीचे, तो पार्श्व क्रम का तुल्य प्रतिरोध ऊपर लिखेंगे। फिर इनको काट लेंगे, R से R कट जाएगा, 1/2 नीचे आके ये 1/4 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हुआ कि भाई विभवांतर समान है, ये मानते हुए। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया हुआ। तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध 2R, पार्श्व क्रम का उल्टा करके जैसा आधा हो गया। उसके बाद ऊष्मा और प्रतिरोध में संबंध निकाल लिया। ठीक है जी। तो अभी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें ऊष्मा कम होगी, जिसमें प्रतिरोध छोटा है उसमें ऊष्मा ज्यादा होगी। तो बस इसी तरीके से इनको लिखा जाता है। अगला सवाल देखिए अब, 5वां। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल होता है
और वोल्ट मीटर को किस में लगाया जाएगा? पार्श्व क्रम में लगाया जाएगा, जबकि अमीटर को लगाया जाता है हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। तो अमीटर को लगाएंगे श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को लगाएंगे पार्श्व क्रम में। याद यदि नहीं रहे तो भी मैं इसका एक रास्ता बताता हूँ। एक बार एक बहुत पुराने दोस्त से बातचीत चल रही थी, मुझे काफ़ी 20 साल पहले के दोस्त की याद आती है। तो उस दोस्त को उनके टीचर ने किस तरह से सिखाया था, वो बोले कोई नदी है, नदी बह रही है, तो वो किस रफ्तार से बह रही होगी जानने के लिए आप खुद उसमें कूद पड़ो। कि नदी में पानी की रफ्तार क्या है, तो उसको जानने के लिए आप खुद उसमें कूद पड़ो, तो जितने रफ्तार से आप बहोगे उतने से ही नदी का पानी बह रहा होगा। ठीक है जी। तो जो अमीटर होता है वो हमेशा देखो जिधर धारा बहती है उसी में खुद को छोड़ देता है। ठीक है। तो अमीटर क्या होता है, जिधर धारा बह रही है उसी में खुद को कुदा लेता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं विभवांतर की, यानी यदि हमको नदी की ऊंचाई देखनी है कि भाई नदी कितनी ऊंची है, तो ऊंचाई कौन देखेगा? जो बगल में साइड में खड़ा है। तो बगल में खड़ा आदमी ही ये बता सकता है कि नदी या पानी की ऊंचाई कितनी है। तो देखो जब आप वोल्ट मीटर जोड़ते हो तो बेचारा वो साइड में ही खड़ा रहता है। वो देखो ये बहती हुई नदी, ये आप साइड में खड़ा है, तो आपको जैसे भी याद रह जाए। तो ये समांतर क्रम कहलाएगा और ये आपका श्रेणी क्रम कहलाता है। तो आज के लिए बस ये 5 सवाल ही हैं। बाकी अगले वीडियो में हम अगले ये जो नेक्स्ट सवाल हैं 6, 7, 8, 9, 10 उनको डिस्कस करेंगे। तो आप इन सब के पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए। खासतौर पर ये सवाल तो बहुत ही कठिन और अच्छा है, पर यदि आपके सिलेबस में मतलब बुक में दे रखा है तो हमें तो कराना ही पड़ेगा। ठीक है। और यदि कोई आपको इसमें दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में या जैसे भी हो या हमारी तरफ कम्युनिकेट करेंगे। मैं यदि कोई सवाल दोबारा भी यदि आपको डिस्कस किया जाना है तो विद्युत धारा का आप नंबर लिख दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन करके आप हमें फॉरवर्ड कर दें, हम उसको दोबारा बता देंगे। ठीक है जी। शुक्रिया।